तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर के अंतर्गत फाउंडेशन कोर्स हिंदी के यूनिट थर्ड के चैप्टर सेकंड एंड थर्ड अनुवाद, अर्थ एवं प्रकार और लोकतंत्र, समरसता, कला, साहित्य, अध्यात्म से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनुवाद, अर्थ एवं प्रकार। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है किसी के कहने के बाद कहना। अनुवाद में कितने बातों का ध्यान रखना चाहिए? 3। स्रोत भाषा कहते हैं कथित भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद। स्रोत भाषा का अर्थ है जिस भाषा से अनुवाद किया जाना है। अनुवाद का क्या अर्थ है? एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना। अनुवाद का साधन है उपयुक्त सभी। पारिभाषिक शब्दावली, कंप्यूटर और कोश। अनुवाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन शब्द का निर्माण मूलतः किस भाषा से हुआ है? लैटिन। अनुवाद में किन 3 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? पाठ सामग्री, समानार्थक शब्द और पुनर्स्थापना। जब अनुवाद में मूल शब्द, वाक्य आदि पर ध्यान न देकर केवल भाव या विचार पर ध्यान दिया जाता है तो उसे कहते हैं भावानुवाद। अनुवाद का अर्थ होता है एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना। अनुवाद में किन 3 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? पाठ सामग्री, भाषा का ज्ञान और शब्द का बोध। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। 14 सितंबर 1949 को भारत में राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है हिंदी को। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है? अनुच्छेद 343। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अंग्रेजी शासन में फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ खोला गया था? कोलकाता में। अनुवाद का क्या अर्थ है? एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना। अनुवाद में किन 3 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? पाठ सामग्री, समानार्थक शब्द और पुनर्स्थापना। स्रोत भाषा का अर्थ है जिस भाषा से अनुवाद किया जाना है। प्रारूप से आशय है रूपरेखा। किसी विभाग के एक या सभी कर्मचारियों को उनसे संबंधित सूचनाएं भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है कार्यालय आदेश। कार्यालयों में सूचनाओं और आदेशों का प्रसारण किया जाता है परिपत्र में। ज्ञापन लेखन की शैली होती है अन्य पुरुष। समस्या का समाधान प्रस्तुत करना विशेषता है टिप्पण की। कार्यालय आदेश की भाषा होती है सीधी और स्पष्ट। वर्तमान में हम किस युग में जी रहे हैं? सूचना एवं प्रौद्योगिकी के युग में। अच्छे अनुवाद में प्रामाणिकता के लिए जरूरी है वास्तविक परिशुद्धता। अच्छे अनुवाद में प्रमुखतः क्या होना चाहिए? मूल अभिव्यक्ति। अनुवाद की स्रोत भाषा में क्या होना चाहिए? शैली सुरक्षित। अनुवाद की सौंदर्यता के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रकृति के अनुरूप हो। बैटरिंग का क्या अर्थ है? पुनः परीक्षण। एक भाषा से दूसरी भाषा में प्राप्त जानकारी को अनुवाद कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक अनुवाद का प्रकार नहीं है? छायानुवाद। एक भाषा पाठ के अर्थ को दूसरी भाषा में प्रयुक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुवाद। जब मूल भाषा को शब्द योजना या वाक्य में तोड़कर लक्ष्य भाषा को ज्यों का त्यों व्यक्त किया जाता है तब उसे हम कहते हैं शब्दानुसार। जब मूल भावों को लेकर लक्ष्य भाषा को शर्तानुसार अनुवाद किया जाता है तो उसे कर्मानुवाद कहते हैं। कंप्यूटर कार्य संपन्न कर देता है बहुत शीघ्र और बिना किसी त्रुटि के। जो शब्द पारिभाषिक अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं और सामान्य अर्थ में भी, उन्हें कहते हैं अर्ध पारिभाषिक शब्द। वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्दावली आयोग का गठन किया गया सन 1961 में 1961 में। जब मूल भावों को ध्यान में रखकर वाक्य विन्यास करके अनुवाद किया जाता है तो उसे भावानुवाद कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक भाषा भाषी अपने भावों को नहीं समझें तब तीसरा व्यक्ति उन भावों की व्याख्या करता है, उसे आशु अनुवाद कहते हैं। जब मूल पाठ के सारांश का अनुवाद किया जाता है तब उसे सारानुवाद कहते हैं। जब मूल पाठ के अर्थ का अनुवाद किया जाता है तब उसे अर्थानुवाद कहते हैं। एक अच्छे अनुवाद में क्या होना चाहिए? प्रवाह। जिस कोश में शब्द के अर्थ, व्याकरणिक स्थिति या पर्याय होते हैं उसे क्या कहते हैं? शब्दकोश। हिंदी को संविधान के अनुसार कौन सी भाषा का स्थान प्राप्त है? राजभाषा। बाई एंड बाई की हिंदी है क्रमशः। एंडोर्समेंट की हिंदी है पृष्ठांकन। साहित्य पत्रकारिता का श्री गणेश सबसे पहले कहाँ हुआ? फ्रांस में। कंप्यूटर के द्वारा एक भाषा से दूसरी भाषा में किया जाने वाला अनुवाद क्या कहलाता है? मशीनी अनुवाद। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं स्रोत भाषा।
अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है किसी कथन को एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यक्त करना। स्रोत भाषा कहते हैं बात को दूसरी भाषा में अनुदित किया जाना। लक्ष्य भाषा कहते हैं वह भाषा जिसमें अनुवाद होता है। अनुवाद विश्व के सभी कार्यों से अधिक महत्वपूर्ण और महानतम कार्य है। यह कथन है JSW का। सर्वप्रथम ट्रांसलेशन शब्द का प्रयोग किसने किया था? मोनियर विलियम्स ने। हिंदी की लिपि का क्या नाम है? देवनागरी लिपि। हिंदी को संविधान के अनुसार कौन सी भाषा का स्थान प्राप्त है? राजभाषा। जब मूल का व्याख्या के साथ अनुवाद होता है तो उसे कहते हैं व्याख्यानुवाद। एक ही भाषा के अंतर्गत किया जाने वाला अनुवाद कहलाता है अंतःभाषिक अनुवाद। द्विभाषीय द्वारा किया जाने वाला अनुवाद कहलाता है वार्तानुवाद। स्रोत ग्रंथ की मूल बातों का मूल मुक्त अनुवाद कहलाता है सारानुवाद। इनमें से भाषा किसका साधन माना जाता है? विचार आदान प्रदान का। किसी काव्य रचना का गद्य या मुक्त छंद में अनुवाद क्या कहलाता है? काव्यानुवाद। विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। यह कथन है देवेंद्र नाथ शर्मा का। भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद के वर्गीकरण का आधार है उपरोक्त सभी: गद्यत्व, पदत्व, साहित्यिक विधा और विषय। निम्नलिखित वाक्यों में सही अथवा गलत का निशान लगाइए। भाषा का प्रयोग 4 तरीकों से किया जाता है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सही है। अनुवाद की प्रक्रिया में कम से कम 3 भाषाएं शामिल होती हैं: स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा और मध्यस्थ भाषा। गलत है। किसी एक समूह की भाषा से दूसरे समूह की भाषा में अनुवाद करना सरल है। गलत है। विश्वकोश शब्दकोश से बिल्कुल भिन्न होता है। सत्य है। अनुवादक के लिए सबसे अधिक आवश्यक है द्विभाषी कोश। सत्य है। CD के रूप में उपलब्ध शब्दकोश को ऑनलाइन शब्दकोश कहते हैं। गलत है। हिंदी में सभी तरह के ऑनलाइन शब्दकोश उपलब्ध नहीं है। सत्य है। आजकल अनुवाद शब्द अंग्रेजी के ट्रांसलेशन के पर्याय के रूप में प्रतिष्ठित है। अनुवाद करने में कोश एक महत्वपूर्ण सहायक उपादान है। अनुवाद करते समय सांस्कृतिक परंपराओं का भी ध्यान रखना चाहिए। अनुवाद की प्रक्रिया के अंतर्गत व्यावहारिक ज्ञान का होना भी नितांत आवश्यक है। लोकतंत्र, समरसता, कला, साहित्य, अध्यात्म। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। पहला, लोकतंत्र एक प्रकार का क्या है? शासन व्यवस्था। देश में सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता देश की शासन प्रणाली प्रदान करती है। लोकतंत्र अच्छा है क्योंकि उपरोक्त सभी है। व्यक्ति का गौरव बढ़ता है, निर्णय लेने की गुणवत्ता को बढ़ाता है, यह नागरिकों को समानता देता है। जनता का जनता के द्वारा बनाए गए तंत्र को क्या कहते हैं? लोकतंत्र। भारत एक संसदीय धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत में सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। आमतौर पर किस सरकार को प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है? लोकतांत्रिक। लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र को सशक्त बनाना। लोकतंत्र आने से पहले नेपाल का अंतिम राजा कौन था? राजा ज्ञानेंद्र। लोकतंत्र को जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन के रूप में किसने परिभाषित किया था? अब्राहम लिंकन ने। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुनें। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। जब लोकतंत्र के निर्णय एक सही प्रक्रिया के अनुसार लिए जाते हैं उसे कहते हैं पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। लोकतंत्र निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी की गुणवत्ता में सुधार करता है? इच्छाएं और अपेक्षाएं। निम्न मूल्यों में से किसका लोकतंत्र में नैतिक और कानूनी प्रतिबंध है? लिंग समानता। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? राष्ट्रपति को। संवैधानिक लोकतंत्र संविधान से संचालित होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष बाद होता है। सभी को अपने समान समझना समरसता कहलाता है। प्राचीन भारतीय संस्कृति ने कभी भी किसी के साथ भेदभाव स्वीकार नहीं किया। समाज के सभी वर्गों और वर्णों के मध्य एकता स्थापित करना सामाजिक समरसता कहलाता है। केवल विचारों की बराबरी को समरसता कहते हैं। समरसता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। समरसता का क्या अर्थ है? सामाजिक भाईचारा। सामाजिक समरसता दिवस कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को। मनोवैज्ञानिक स्तर पर सामंजस्यता का क्या आशय है? दूसरों के प्रति अपनेपन और स्नेह की भावना। एक ही ईश्वर की संतान किसे माना जाता है? सभी मनुष्यों को। प्राचीन भारतीय में वर्ण व्यवस्था किस आधार पर की गई? कर्म के आधार पर। कौन से व्यवहार सामाजिक बंधुत्व की भावना को दर्शाते हैं? समरसता और आत्मीयता। सामाजिक समरसता का घटक कौन सा है? उपरोक्त सभी: सहिष्णुता, आत्मीयता और बंधुत्वता।
समानता के मुख्य आयाम कितने होते हैं? 3। भीमराव अंबेडकर के निर्वाण दिवस को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? सामाजिक समरसता दिवस। सुंदर यानी जो आनंद प्रदान करती है उसे कला कहते हैं। अन्य कला रूपों से अलग करने को दृश्य कला कहते हैं। कला का जनक किसे माना जाता है? भगवान शिव को। संगीत कला, वास्तुकला, चित्रकला, मूर्ति कला तक कविता में मानवीय भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। कुछ ऐसा जो कल्पना और कौशल के साथ बनाया गया हो, जो सुंदर हो या महत्वपूर्ण विचारों भावनाओं को व्यक्त करता हो, उसे कला कहते हैं। भारत में कितनी कलाएं हैं? अनेक। शुक्र नीति सार के अनुसार कलाओं की संख्या होती है 64। शैव तंत्र के अनुसार कला की 64 कलाएं हैं। ललित विस्तर के अनुसार 86 कलाएं होती हैं। कला का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है रेखा। निम्न में से किसे कला नहीं माना जाता? अंकशास्त्र को। कला का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो सुंदर है। पाठ के अनुसार कला प्रायः मूल का अनुकरण करती है। किसी कलाकृति को बनाने के लिए जरूरी शिल्प कौशल का ज्ञान है। मूर्ति कला और वस्तु शिल्प किस श्रेणी में आते हैं? शिल्प। साहित्य कितने प्रकार का होता है? 3। किसी भाषा के वाचिक और लिखित शास्त्र समूह को साहित्य कहते हैं। साहित्य के प्रमुख कितने प्रकार होते हैं? गद्य, पद्य, चंपू साहित्य। साहित्य किसके द्वारा रचा जाता है? भाषा। साहित्य का मानव जीवन पर क्या प्रभावशाली प्रभाव पड़ा है? पारंपरिक प्रथाओं को बल मिला है। सबसे पुराना साहित्य कौन सा है? वेद। अच्छा साहित्य किसी व्यक्ति के चरित्र पर क्या प्रभाव डाल सकता है? चरित्र उत्थान। मनोरंजन और सौंदर्य परख आनंद के लिए क्या लिखा जाता है? साहित्य। गद्य प्रबंध कितने प्रकार के होते हैं? 4। वेद के बाद किस ग्रंथ की रचना हुई? उपनिषद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अष्टांग मार्ग हिंदू धर्म से संबंधित है। धर्म भावना प्रधान होता है। आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास होना यह किसने कहा? टायलर ने। परमात्मा और आत्मा से संबंध रखने वाले संबंध को अध्यात्म कहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? अनुभव से। आध्यात्मिक होने का आशय है भौतिकता से परे। भक्ति समाधि, योग समाधि, ज्ञान समाधि किसके प्रकार हैं? अध्यात्म के। अध्यात्म कितने प्रकार के होते हैं? तो 3। आदि शंकराचार्य का जन्म भारत में किस राज्य में हुआ था? केरल में। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य के गुरु कौन थे? आचार्य गोविंद भगवत पाद। पाठ के अनुसार अध्यात्म का संबंध किससे है? हमारे आंतरिक जीवन से। संस्कृत भाषा में आध्यात्मिकता शब्द का अर्थ है दिव्य आनंद का अनुभव करना। आध्यात्मिकता किसी व्यक्ति को क्या अनुभव करा सकती है? पूर्ण आत्मज्ञान का। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ कौन सा नहीं है? हाबरक पीठम। हिंदू धर्म के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आदि शंकराचार्य द्वारा चारों दिशाओं में स्थापित चारों मठों की यात्रा कर लेता है तो वह मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर रहता है। भारतीय संस्कृति में पहला पुरुषार्थ कौन सा माना गया है? धर्म। अद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक दार्शनिक है आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य। अहम ब्रह्मास्मि कौन से सिद्धांत का महावाक्य है? अद्वैत। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार परम तत्व कौन सा है? ब्रह्म। आत्मन शब्द का क्या अर्थ है? आत्मा जिसमें जीवन और संवेदना का सिद्धांत शामिल है। अध्यात्म में अध उपसर्ग का क्या अर्थ है? वर्तमान में किसी से ऊपर। अध्यात्म का उद्देश्य क्या है? स्वयं के अस्तित्व से जुड़ना और उसकी सूक्ष्म व्याख्या करना। ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में सत का अर्थ है अस्तित्व में होना। आदि शंकराचार्य के गुरु का नाम है गोविंदाचार्य। शंकराचार्य ने कितने ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की? 12। श्रृंगेरी मठ कहाँ पर है? दक्षिण भारत में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।